हेलो ऑफिसर्स। आज हम लोग अपने प्रीलिम्स प्रोग्राम के इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज में नेशनल इनकम के आगे करने वाले हैं। अभी देखो, नेशनल इनकम के सारे टॉपिक्स, नेशनल इनकम के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो हम लोगों ने समझ लिए। लेकिन क्या होता है ना, नेशनल इनकम में बहुत सारे छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, जिनसे यूपीएससी रिसेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, उन सारे कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करेंगे और उन सारे कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक से समझेंगे। देखो, क्या होता है ना, इस तरह के कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू में बहुत है। हम लोग पीवाईक्यू भी ट्राई करेंगे डिस्कस करने का, अगर टाइम बचता है तो। ठीक है, पहले क्या करते हैं हम लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट में से पहला कॉन्सेप्ट करते हैं नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। देखो, हर कोई बता देता है कि नॉमिनल जीडीपी एट करंट प्राइस, एट बेस प्राइस, ये तो हर कोई बताता है। ठीक है, और हम भूल जाते हैं वहां पे जाके, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है यूपीएससी में। ठीक है, यहां तक सब बेसिक जानते हैं। लेकिन इन सब में जो चीज छुपा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वो है इन्फ्लेशन का। हमें ये जानना है कि ये क्या होता है, ये कैसे छिपा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, क्वेश्चन जो आ रहे हैं यूपीएससी में, वहां पे इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके डीप में जाके पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो, हम लोग क्या जानते हैं, इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने देखा कि हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम, ठीक है सर, नेशनल इनकम निकालते हैं। लेकिन नेशनल इनकम में क्या निकालते हैं, हम लोग क्या निकालते हैं कि टोटल आउटपुट, मतलब टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, और ये जो प्रोडक्शन है, ये हम लोग आउटपुट टर्म्स में देख रहे हैं, ये हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में नहीं देखते हैं। ठीक है, ये हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में नहीं देखते हैं। ठीक है, काट दो इसको। अब यहाँ पे क्या है ना, कि जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, बट नेशनल इनकम जब कैलकुलेट किया जाएगा, इनकम निकलेगा, तो वहां पे तो मनी के वैल्यू में निकालते हैं। ठीक है, लेकिन मनी का वैल्यू जो होता है, वो सिर्फ आउटपुट का जो मॉनेटरी वैल्यू होता है, हम वो चेक करते हैं। ठीक है सर, आप बता रहे हो कि यहाँ पे आउटपुट जो निकल रहा है, उसका मनी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू आप चेक कर लो। ठीक है, कि कितना वैल्यू दिख रहा है। एक चीज समझो कि प्राइस, सबसे पहले जो प्राइस होता है ना, प्राइस एक ऐसा चीज है ना, जो कि चेंज होता रहता है, लेकिन ये कोई रियल चीज तो होता नहीं है। ये सिर्फ क्या होता है, ये सिर्फ मनी का एक्सप्रेशन होता है। ये क्या होता है, ये मॉनेटरी एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, मतलब जो भी आउटपुट हुआ, हम उसको मॉनेटरी वैल्यू में दिखा रहे हैं। ठीक है सर। अभी देखो क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि अगर प्राइस बढ़ जाए, सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़े। ठीक है, मतलब ये है कि टोटल आउटपुट का प्रोडक्शन, एक मिनट रुक जाओ, टोटल प्रोडक्शन जो है अभी भी 4000 यूनिट होता है। ठीक है, बट क्या यहाँ देख रहे हैं कि प्राइस पहले कितना था, 20, और अब कितना हो गया, अब हो गया प्राइस चेंज होके 30। ठीक है, तो अगर हम, ये था मेरा 2024, और सॉरी 2025, ये है 2026, अब हम देख रहे हैं। ठीक है, 25 में प्राइस था 20 एंड 26 में प्राइस था 30, प्राइस है 30। अभी देखो, प्रोडक्शन क्या है, सेम, 24 में भी, 25 में भी इतना ही यूनिट हुआ है, एंड 26 में भी 4000 यूनिट ही हुआ है। अभी क्या है, जब हम निकालेंगे, जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो क्या होगा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो आउटपुट है अभी भी सेम है, बट क्या हुआ है, बस प्राइस चेंज हुआ है। क्या यहाँ पे इकोनॉमी ने कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है? नहीं हुआ है ऐसा। अभी यहाँ पे क्या है कि कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं हुआ है। तो क्या होता है ना, कि जो हम यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी पढ़ रहे हैं ना, तो क्या होता है कि नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली एक ग्रोथ का इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ग्रोथ का इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। कैसे कर रहा है, अभी देखो, 2025 के लिए अगर हम जीडीपी निकालेंगे, तो
4000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ देखो, एक मिनट, ये हमारा हो गया 80,000 का जीडीपी। ठीक है, फिर हम 26 में निकालते हैं, तो क्या होता है, मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, और ये दिखाता है 1,20,000। बट अगर हम रियल टर्म्स में देखने जाए तो प्रोडक्शन अभी भी कितना है, 4,000 यूनिट ही है। अभी भी प्रोडक्शन 4,000 यूनिट ही है। बट अगर हम जीडीपी देखेंगे तो जीडीपी हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है कि 26 में जीडीपी 1,20,000 हो गया, मतलब कि 40,000 से बढ़ गया। सर ये तो बढ़ा हुआ दिख रहा है, बट अभी भी क्या दिख रहा है, प्रोडक्शन सेम है। बढ़ा है तो क्या बढ़ा है, बढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ा है। यहाँ पे इकोनॉमी ने कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं किया है। तो ये जो 40,000 है ना, ये जो 40,000 है, यही है ग्रोथ इल्यूजन, कि ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा है, बट अभी भी जो हमारा प्रोडक्शन है वो सेम है। इसीलिए क्या होता है कि हम लोग रियल जीडीपी देख रहे हैं। रियल जीडीपी क्या करता है, रियल जीडीपी बेसिकली एक्चुअल प्रोडक्शन दिखा रहा है, एक्चुअल प्रोडक्शन दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है सर, ये रियल जीडीपी आप बोल रहे हो कि एक्चुअल प्रोडक्शन दिखा रहा है। तो देखो क्या होता है ना कि नॉमिनल जीडीपी प्राइस और क्वांटिटी दोनों को मिक्स कर दे रहा है। नॉमिनल जीडीपी क्या कर रहा है कि क्वांटिटी और प्राइस दोनों को मिक्स कर दे रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि हम थोड़ा सा ऐसे देखते हैं कि हमारा इकोनॉमी ग्रो किया है, बट हम देख रहे हैं अभी भी इकोनॉमी ग्रो नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस ग्रो कर रहा है। इसीलिए क्या है कि हम लोग रियल जीडीपी का यूज करते हैं किस चीज के लिए, ग्रोथ को मेजर करने के लिए, ग्रोथ को मेजर करने के लिए। ठीक है सर, आप बोल रहे हो कि हम लोग रियल जीडीपी का यूज करते हैं, लेकिन रियल जीडीपी क्या है? अब देखो जीडीपी का जो कैलकुलेशन है ना वो किस तरह से होता है। हम क्या करते हैं, दो तरह का जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, नॉमिनल और रियल। ठीक है, नॉमिनल में क्या होता है, जो हमारा करंट प्राइस चल रहा होता है, करंट प्राइस। प्राइस क्या है, कभी भी चेंज होते रहता है। प्राइस ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, कभी भी बढ़ जाता है, डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। हम लोग देखे थे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, तो करंट प्राइस चेंज होता रहता है। बट जब हम करंट प्राइस पे निकालते हैं तो क्या होता है ना कि ये जो प्राइस चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, यहाँ पे इन्फ्लेशन भी रहता है। ठीक है, अभी अभी समझ नहीं आएगा इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट, इसको भी समझाएंगे अच्छे से। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, करंट प्राइस पे मेजर करते हैं। इसीलिए क्या होता है, जब हम इसको मेजर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं 1,20,000 का जीडीपी हमें दिख रहा है। बट रियल जीडीपी क्या है ना कि हम ये जो प्राइस का कॉन्सेप्ट है ना, इससे बचने के लिए, ताकि प्राइस के कारण हम जीडीपी को ओवर वैल्यू ना कर दें कि हमारा जीडीपी बढ़ा है, इसी चीज के लिए क्या होता है कि हम अपनी जीडीपी को एक बेस प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक बेस प्राइस सेट कर दिया जाता है। अब ये बेस प्राइस क्या होता है सर, बेस प्राइस, तो बेस प्राइस बेसिकली उस साल का प्राइस होता है जिस साल में जीडीपी नॉर्मली चला है, जहां पे ना ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ है ना रिसेशन हुआ है, एक नॉर्मल ग्रोथ दिखता है। ठीक है, और उस साल प्राइस बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहता है, प्राइस में स्टेबिलिटी रहती है। जैसे कि अभी के टाइम पे हम लोग 2011 का बेस प्राइस लेकर चलते हैं, अभी तक इसको वापस से रिसेट नहीं किया गया है। हर 10 साल में ऐसा होता है कि रिसेट किया जाता है। बट क्या है कि अभी 10 साल पूरा होते होते हमें कोविड का सामना करना पड़ गया था। तो कोविड के कारण क्या होता है, इकोनॉमी पूरी तरह से डिप हो गई थी, तो हम लोग वो नहीं कर पाए। तो ये जो बेस प्राइस है ना, ये हम पिछले साल का मतलब पीछे प्रीवियस ईयर से एक साल चूज करते हैं जहां पे प्राइस स्टेबल होता है, एंड उस प्राइस को बेस प्राइस मान लेते हैं। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे बेस प्राइस मेरा था 30, सॉरी अभी 20 चल रहा था। बेस प्राइस क्या है मेरा 20, इस प्राइस को मान के हम चल रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पे जो हमारा करंट प्राइस है वो है 30। ठीक है, अभी देखो क्वांटिटी हम लोग कितना है 4,000, क्वांटिटी क्या है 4,000 यूनिट ही प्रोड्यूस हुआ है। तो अगर हम नॉमिनल प्राइस में जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1,20,000। और जब हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 80,000। ठीक है सर, ये मेरा आप बता रहे हो कि जीडीपी है। अभी देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये कितने का है, 40,000 का। ये 40,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है सर,
अभी इसी चीज को समझते हैं। ये जो 40,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा है कि प्राइस बढ़ा है, मतलब कि महंगाई, यहाँ पे इन्फ्लेशन है। ठीक है, प्राइस किस तरह से बढ़ा है ये इन्फ्लेशन दिखाता है, क्योंकि यूनिट तो अभी भी दोनों साइड सेम है, 4,000 यूनिट ही प्रोड्यूस हुआ है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है। तो बेसिकली देखा जाए तो इकोनॉमी ग्रो नहीं किया। इकोनॉमी ग्रो करता तो ये 4,000 यूनिट से बढ़ता कुछ 5,000 हो जाता। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इकोनॉमी ग्रो नहीं हुई है, अभी भी हम उतना ही प्रोडक्शन कर पा रहे हैं जितना पहले कर पा रहे थे। ठीक है, कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये जो 40,000 का डिफरेंस आ रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन के कारण आ रहा है। ठीक है सर, यहाँ पे आप इन्फ्लेशन के बारे में बता रहे हो, बट अभी और बताओ। तो यही रीजन है कि हम लोग रियल जीडीपी को ग्रोथ मेजर करने के लिए यूज करते हैं, नॉमिनल जीडीपी को नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि रियल जीडीपी एक बेस प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, ये घटता बढ़ता नहीं। ठीक है, अभी देखो यूपीएससी के अगर क्वेश्चंस को देखोगे तो वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो पूछेगा अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है, अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है पर जो रियल जीडीपी है ये क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, ये इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो इससे क्या समझते हो आप, रियल जीडीपी अगर अभी भी सेम है और नॉमिनल जीडीपी बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली प्राइस इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और प्राइस इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है। जो चीज पहले के टाइम पे आपको याद होगा कि अगर आप लोग याद कर पा रहे हो तो 2010 से 15 तक हम लोग कुरकुरे का जो पैकेट होता है ना, ऑरेंज वाला कुरकुरे जो कि मेरा फेवरेट है, ठीक है, ये कुरकुरे का पैकेट 3 रुपए का भी मिला करता था, और आज ये कुरकुरे का पैकेट मिनिमम 5 रुपए का मिलता है। और जो पहले 3 रुपए में क्वांटिटी होती थी वो 5 रुपए में होता है। तो आप देख रहे हो कि उसी क्वांटिटी का दाम अब 3 से 5 हो गया, बढ़ गया है ना, लेकिन क्वांटिटी क्या है उसमें अभी भी सेम है, क्वांटिटी नहीं बढ़ी है, बट प्राइस बढ़ गया। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन, इसी को कहते हैं महंगाई। अभी देखो, अभी भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी थी वही क्वांटिटी यहाँ पे, क्वांटिटी तो सेम है, मतलब कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ है। ठीक है, और यही चीज हमें समझना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कैसे होता है। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ नॉमिनल जीडीपी के इंक्रीज होने से पता चल जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी से के इंक्रीज होने से हमें ये नहीं पता चलता कि क्वांटिटी कितने से बढ़ी है। तो हमें ये जानने के लिए हमें बेस प्राइस से कैलकुलेट करना पड़ता है। और बेस प्राइस क्या है हमारा? बेस प्राइस होता है रियल जीडीपी, जिस पर हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। और इसीलिए क्या होता है कि रियल जीडीपी का यूज किया जाता है हम लोग जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, जब हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं रियल जीडीपी। ठीक है, जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। चलो सर, ये तो बता दिया आपने कि अभी देखो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा था, इन्फ्लेशन के कारण आ रहा था। और किस प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, बेस प्राइस और करंट प्राइस, ये भी समझ में आ गया, इन्फ्लेशन भी समझ में आ गया। अब हम आगे से बढ़ते हैं दूसरे चीज पे। जब रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में पता चल जाता है, ठीक है, तब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, जीडीपी डिफ्लेटर का। सर ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो कुछ लोग सोचते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है कि ये सिर्फ इन्फ्लेशन को मेजर कर रहा है, लेकिन ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, ये इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है। आप यहाँ पे अगर सिर्फ ये सोच रहे हो कि जीडीपी डिफ्लेटर का काम सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन को मेजर करने का है, तो आप गलत हो, आप इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग रखते हो। देखो जीडीपी डिफ्लेटर का जो मेन काम होता है ना, वो क्या होता है, हम वो समझते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर का मेन काम होता है कि जो हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, नेशनल इनकम नेशनल इनकम अकाउंट्स, इसको क्या करता है, इंटरनली कंसिस्टेंट बनाता है, कंसिस्टेंट बनाता है। अभी ऐसा क्यों होता है कि यही चीज को समझते हैं, क्योंकि देखो जीडीपी में क्या होता है, सब कुछ आता है। जीडीपी में टोटल प्रोडक्शन जो है सब आ रहा है, इसमें कंजप्शन गुड्स भी होता है, कंजम्पशन गुड्स भी होता है, इसमें
कैपिटल गुड्स भी होता है। ठीक है, आप देखोगे इसमें गवर्नमेंट सर्विस भी होता है, गवर्नमेंट सर्विस भी होता है, इसमें एक्सपोर्ट भी होता है। ठीक है, आप सब कुछ समझो। ये बेसिकली हाउस होल्ड के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये बेसिकली फर्म के इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा है, ये बेसिकली गवर्नमेंट के बारे में बता रहा है, ये एक्स माइनस एम के बारे में बता रहा है। कितना सिंपल है। ठीक है, अभी देखो, इसलिए क्या होता है जब हम लोग ये देखते हैं कि जीडीपी में ये सारी चीजें होती है। ठीक है, और जीडीपी के साथ जीडीपी डिफ्लेटर जो है इसी लॉजिक को मैच करता है। कैसे मैच करता है हम ये समझते हैं। देखो, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जीडीपी डिफ्लेटर। देखो, ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है ना, ये क्या करता है, ये जीडीपी का स्ट्रक्चर, ठीक है, जो जीडीपी का स्ट्रक्चर होता है उसको अलाइन करता है किसके साथ, प्राइस इंडेक्स के साथ। अभी देखो, प्राइस इंडेक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, अभी हम लोग नहीं जानते, बस मैं बता देता हूँ। जो सीपीआई डब्ल्यूपीआई है वो यही चीज है। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली क्या बताता है, जीडीपी डिफ्लेटर अगर कम हो सकता है तो कैसे हो सकता है, अगर जीडीपी डिफ्लेटर बढ़ सकता है तो कैसे बढ़ सकता है, यही सब समझना है। यूपीएससी इसी सारे स्टेटमेंट के साथ ट्रैप बनाता है और हमें इस सारे ट्रैप को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कैसे समझेंगे सर, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेशन क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, ये हम कैलकुलेट करते हैं कि हम क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करते हैं रियल जीडीपी से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। सपोज हमने जो एग्जांपल लिया था, नॉमिनल जीडीपी क्या था 1,20,000 और रियल जीडीपी क्या था 80,000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, अभी ये देखो, वन फिफ्टी। सर ये जो 150 की बात बता रहे हो, ये 150 क्या है, ये 150 जो आया ये बेसिकली क्या समझाना चाह रहे हो, ये परसेंटेज की बात हो रहा है। ठीक है, 150%। ठीक है, मतलब क्या हुआ है कि प्राइस में राइज देखने को मिल रहा है, और राइज कितने का देखने को मिल रहा है, राइज देखने को मिल रहा है 50% का। 50% से क्या हुआ है, प्राइस बढ़ गया है, और ये जो 50% है यही है इन्फ्लेशन। तो जीडीपी डिफ्लेटर से हमें इन्फ्लेशन पता चल रहा है। ठीक है सर, इन्फ्लेशन के बारे में पता हो गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि जब हमें पता चल गया था कि जीडीपी डिफ्लेटर में ये सब होता है, तो अब ये जो इन्फ्लेशन 50% का है, मतलब क्या है, प्राइस राइज हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है। ठीक है, अभी इसी प्राइस राइज को हम कैसे चेक करते हैं, हम चेक करते हैं प्राइस इंडेक्स से। सर ये प्राइस इंडेक्स क्या होता है, आया ना कंफ्यूजन, ये सारे कंफ्यूजन आएंगे, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले हम लोग यहाँ पे प्राइस इंडेक्स समझेंगे, तभी हमें पता चलेगा जीडीपी डिफ्लेटर का प्राइस इंडेक्स से क्या संबंध है, आखिर इसका सीपीआई डब्ल्यूपीआई से क्या है। इसके बिना हमें ये समझ में आना मुश्किल है। देखो, आप लोग पहले समझो इस चीज को। आप न्यूज में देखते हो ना कि इन्फ्लेशन 6% हो गया, ये क्या है, आखिर ये जो इन्फ्लेशन है ये 6% हो गया है, ये है क्या। इसके लिए आपको जानना होगा कि इन्फ्लेशन के टाइप क्या होते हैं, इसके लिए जानना होगा इन्फ्लेशन किसके लिए है, किस इंडेक्स के बेसिस पर है। ये ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर में कवर किया है जिसमें इन्फ्लेशन को पूरा पूरा लिया है, तो आप उस लेक्चर को देख लेना, आपको इन्फ्लेशन के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा प्लेस है ना जहां पे आके स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, और बेसिक से बेसिक क्वेश्चन जो इजीली सॉल्व हो जाएंगे बिना ज्यादा दिमाग लगाए, और वो चीज हमें गलत नहीं करना है। और ये गलत कैसे नहीं होगा, जब हम अच्छे से इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो देखो, जब हम प्राइस इंडेक्स को समझ रहे हैं तो बहुत क्लियरली समझेंगे। जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि 6% से इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो ये क्या होता है। ठीक है, तो देखो, प्राइस इंडेक्स क्या होता है, प्राइस इंडेक्स बेसिकली एक नंबर होता है जो हमें ये बताता है कि एक सिलेक्टेड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस के प्राइस में चेंज किस तरह से हो रहा है टाइम के साथ साथ। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि
प्राइस इंडेक्स हमें क्या बताता है? ये बताता है एक सेलेक्टेड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस के प्राइस में किस तरह से चेंज आ रहा है टाइम के साथ। ठीक है, ये दो चीज ध्यान में रखना है। अभी देखो ये क्या होता है, तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी चीज का प्राइस क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, और ये क्या है, ये बेस ईयर का प्राइस है सपोज। ठीक है, इसको हम बेसिकली कहते हैं बेस ईयर का प्राइस। हम 100 मान के चलते हैं कि 100% है। अभी देखो जो करंट इंडेक्स होगा, करंट प्राइस होगा, बेसिकली ये क्या है कि मोर देन 100% है। मतलब क्या है, यहाँ पे किसी भी चीज का प्राइस बढ़ गया है, यहाँ पे इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, अगर ये हमारा करंट प्राइस लेस देन 100 है, मतलब क्या है कि हमारा प्राइस क्या हुआ, कम हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोल देते हैं। यही है बेसिक बेसिक डिफरेंस, यही है। अब देखो जब हम ये बात करते हैं तो यहाँ पे जो हम लोगों ने बात किया कि सेलेक्टेड बास्केट ऑफ गुड्स, तो ये सेलेक्टेड बास्केट ऑफ गुड्स क्या है, ये भी तो बताइए सर। देखो जब हम सेलेक्टेड बास्केट ऑफ गुड्स के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे दो चीज, क्या, टाइप ऑफ प्राइस इंडेक्स। ठीक है, और ये होता है दो टाइप, एक होता है सीपीआई, दूसरा होता है डब्ल्यूपीआई। सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये दो चीज है, ये दो टाइप है। अब जब ये दोनों समझ गए तो बस बेसिकली सर सीपीआई क्या होता है। देखो सीपीआई में भी क्या है ना, अब हम देखेंगे पहले कि सीपीआई क्या होता है। सीपीआई क्या है कि जो हम प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उसका बेसिकली प्राइस किस तरह से बढ़ रहा है, हम उसके बारे में चेक करते हैं। ठीक है, अब ये चेक कैसे होगा सर, ये कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे यही चीज समझेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, ये रिटेल में अगर कुछ बिक रहा है, ठीक है, जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए खरीद रहे हैं, तो उसके उस तरह के गुड्स जैसे क्या होंगे, इसमें क्या क्या आएगा सर, इसमें आएगा खाना खाने का सामान, कपड़ा पहनने का सामान, फ्यूल और अदर जो भी मिसलेनियस सर्विस हो, ठीक है, क्लोथिंग, ये सारी चीज, ये सब चीज किसमें आएगा, ये सब चीज आएगा सीपीआई में। ठीक है सर, लेकिन सर खाना जो खाते हैं लोग, ये तो अलग अलग तरह से खाते हैं ना लोग। अगर आप देखोगे तो खाना भी क्या है, हर इंसान के लिए अलग अलग है, हर किसी का स्टेपल डाइट अलग अलग है। जैसे कि कोई अमीर इंसान है, उसका स्टेपल डाइट अलग है, कोई गरीब इंसान है, उसका स्टेपल डाइट अलग है। ठीक है, तो इसीलिए इसी चीज को समझने के लिए सीपीआई को भी डिवाइड किया गया है। किस तरह से सीपीआई को डिवाइड किया गया है, सीपीआई को डिवाइड किया गया है टाइप ऑफ सीपीआई। ये डिवाइड किया गया है, पहला एक इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, ऐसे इंसान जो कि किसी इंडस्ट्री में काम कर सके। ठीक है, वो इंसान जो कि किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, या फिर अर्बन वर्किंग क्लास है। ठीक है, फिर है एक दूसरा सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स लेबरर्स। ठीक है, अब एक और है, क्या है सर वो, तीसरा टाइप, सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स। ठीक है सर, और कुछ होता है, एक और आता है, ये फोर्थ, क्या है ये, सीपीआई कंबाइंड। ये हम सब पूरा पॉपुलेशन का मिक्स कर देते हैं, पूरा पॉपुलेशन का मिला देते हैं। क्योंकि देखो किसी भी चीज का जो प्राइस होता है, अर्बन एरियाज में अलग होता है, रूरल एरियाज में अलग होता है। ठीक है, तो हम इस तरह से देखेंगे चारों टाइप। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। पहला टाइप क्या है, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किस तरह से चेंज हुआ है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए। अभी इंडस्ट्रियल वर्कर में कौन कौन आ रहे हैं, हमने क्या बात किया, यहाँ पे आ रहे हैं फैक्ट्री वर्कर्स, यहाँ पे आ रहे हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स, यहाँ पे आ रहे हैं अर्बन वर्किंग क्लास। ठीक है, इस तरह के कुछ कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, माइक ऑन है या नहीं। हाँ, ठीक है, ये है बेसिकली अर्बन, ये बेसिकली ये इन लोगों के लिए कैलकुलेट किया जाता है। अभी देखो इसमें इंक्लूड क्या क्या होगा, इंक्लूड फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग। ठीक है, अभी देखो इसमें आप और भी ले सकते हो, फ्यूल और मिसलेनियस सर्विसेज। ठीक है, इस तरह के कुछ कुछ चीजें और भी चीजें आती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें इंक्लूड किए जाते हैं इस तरह की चीजें। आप जब आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है, आप किसी भी एरियाज में जाके रहोगे, ठीक है, तो आपको आपकी सैलरी के साथ, आपके बेसिक पे के साथ आपको डियरेंस अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, ये हर सिटी वाइज दिया जाता है। तुम जिस जगह पे रहते हो, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 ऐसे सिटीज में जब रहते हो, ठीक है, तो इसके हिसाब से तुमको डीए दिया जाता है। और ये जो डीए दिया जाएगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, हम सीपीआई का यूज करते हैं। ठीक है, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। जब कभी कभी जो वर्क, ये लोग जो काम कर रहे हैं, फैक्ट्री वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर, अर्बन वर्कर, अब इन लोगों को भी तो वेज मिलता होगा। तो इन लोगों को वेज किस बेसिस पे दिया जाएगा, जो उनका खर्चा है उसी बेसिस पे देख के दिया जाएगा। तो क्या होता है, इसीलिए हम इस चीज का यूज करते हैं डियरेंस अलाउंस के लिए, और साथ ही साथ जो भी उनको वेजेस दिया जा रहा है, इस वेजेस के रिवीजन के लिए, कि इनको जो आप देखोगे गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी मिनिमम बेसिक पे एक लेबर का डिसाइड करती है। वो कैसे डिसाइड करती है, वो इसी तरह के बेसिकली प्राइस इंडेक्स को यूज करके, ध्यान में रख के डिसाइड करती है। ठीक है, तो बेसिकली कि हम देखेंगे इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो प्राइस इंडेक्स होता है वो क्या होता है, सीपीआई आईडब्ल्यू। बेसिकली इंडस्ट्री से आने वाले जो भी इनकम है, उस चीज को आपको ध्यान रखना है। याद रखने का ये ट्रिक है कि सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर जब आता आएगा, तो इनकम फ्रॉम इंडस्ट्री, इस बारे में इस चीज से हम देख रहे हैं। ठीक है, इनका यूज किया जाता है जब किसी को वेजेस दिया जा रहा है, जब किसी को डीए दिया जा रहा है, इन सब चीज के लिए। ठीक है, आपने बता दिया सर, ये समझ में आ गया। और अब इसके बाद आपने बताया था एग्रीकल्चरल लेबर। अब देखोगे ये अलग अलग तरीके से इसलिए डिसाइड किया गया है कि एग्रीकल्चरल लेबर जो होंगे ना, इनका खर्च कुछ अलग होगा। ये दूध बाहर से नहीं खरीदते होंगे, ये चावल बाहर से नहीं खरीदते होंगे, ये वेजेस बाहर से नहीं खरीदते होंगे। क्यों? क्योंकि इनको ये खुद ही उगा लेते हैं। तो इनके जो डाइट में, इनका जो स्टेपल डाइट है वो अलग होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर से। तो इसीलिए आता है एग्रीकल्चरल लेबर जो यहाँ पे, इन लोगों का जो बात है कि ये लोग यहाँ पे कैसे, इनका जो सीपीआई है ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो देखो दूसरा टाइप, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। ठीक है, देखो इनका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये बेसिकली किन लोगों के लिए होता है, पहले तो ये समझ जाओ। ये होता है रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर्स, या फिर डेली वर्कर्स। ठीक है, उन लोगों के लिए जो रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर, यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा ये कैलकुलेट करने के लिए, इसमें इंक्लूड किया जाएगा फूड, जो हम वहां ऊपर देखे थे, फ्यूल, बेसिक क्लोथिंग, इन सब के प्राइस को यहाँ पे, इन सब चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा, इनके बास्केट में इन सब चीजों को रखा जाएगा। और यहाँ पे क्या देखा जाएगा, यहाँ पे ये देखा जाएगा कि लोअर लेवल पे रूरल एरियाज में इन्फ्लेशन किस तरह से बढ़ रहा है। और ये क्या है, ये हमारा लोएस्ट इनकम लेवल है, लोएस्ट इनकम ग्रुप है, जो कि गरीब कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास पैसा बहुत कम होता है। तो आखिर रूरल एरियाज में इन्फ्लेशन किस तरह से हो रहा है, महंगाई किस तरह से बढ़ रही है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि ये हमें रूरल इन्फ्लेशन बताता है। ठीक है, लेकिन तीसरा जो आपने बताया है, तीसरा टाइप,
कि सीपीआई इन रूरल लेबर्स, ये क्या है? ये भी तो यहाँ पे भी तो रूरल लेबर के बारे में बताया जा रहा है। तो अभी इस चीज के भी डिफरेंस समझते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, थर्ड टाइप सीपीआई रूरल लेबरर्स। ठीक है, देखो सबसे पहले समझो, हमने जो सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर देखा, इसमें क्या थे? यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चरल लेबरर के बारे में देख रहे थे। यहाँ पे जो डेली वर्कर भी है ना, ये डेली वर्कर भी वो है जो कि सपोज जब वेट उग जाता है, उनका कल्टीवेशन हो चुका होता है, तो उसे कटाई करवाना होता है, या तो जब उसको बोया जाता है, तो उन सब के लिए भी लेबरर्स लगते हैं। तो वहां पर जो डेली वर्कर्स हैं, वहां पर जो डेली लेबरर्स हैं, इनके बारे में एग्रीकल्चरल लेबर में बात किया जा रहा है, वो सारे एग्रीकल्चरल लेबरर हैं। लेकिन यहाँ जो हम रूरल लेबरर देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? ये सारे एग्रीकल्चर को छोड़ के जितने भी रूरल लेबरर्स हैं, उनके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच। अभी देखो यहाँ पे कौन आएंगे? यहाँ पे आएंगे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यहाँ पे आएंगे नॉन फार्म रूरल वर्कर्स। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों को यूज किया जा रहा है, इन लोगों को यहाँ पे देखा जा रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर एंड रूरल लेबर दोनों अलग अलग है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे भी हम बास्केट में देखेंगे, फूड रहेगा, फ्यूल रहेगा, बेसिक क्लोथिंग रहेगा, इन सब के बारे में बात किया जाएगा। और यहाँ पे भी क्या है? रूरल लेवल पे इन्फ्लेशन देखेंगे कि इस इनकम ग्रुप के बीच में इन्फ्लेशन किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, फिर आता है फोर्थ टाइप। और फोर्थ टाइप क्या है? सीपीआई कंबाइंड। सभी को मिला दे रहे हैं यहाँ पे, हम एंटायर पॉपुलेशन को मिला दे रहे हैं यहाँ पे, एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है? हम अर्बन एरियाज प्लस रूरल एरियाज, इन दोनों को भी मिक्स कर दे रहे हैं। बेसिक डिफरेंस देखोगे सीपीआई का, तो ये जो तीनों टाइप है, ये क्या है? इंडस्ट्रियल वर्कर अर्बन एरियाज के लिए, और ये दोनों रूरल एरियाज के लिए निकाल रहा है। और रूरल एरियाज में भी क्या किया है? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक एग्रीकल्चरल लेबर और एक नॉर्मल रूरल लेबर, जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर या फिर कोई अदर टाइप ऑफ वर्कर करते हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा? यहाँ पे हम लोग तीन टाइप देखे। अब ये चौथा टाइप है सीपीआई कंबाइंड। ये एंटायर पॉपुलेशन के लिए, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस सभी को मिक्स कर दिया गया। ठीक है, अभी आपको एक चीज समझना है कि गवर्नमेंट जो इंटरवेन करती है मार्केट में, गवर्नमेंट जिस इन्फ्लेशन को टारगेट करती है, वो क्या करती है? वो बेसिकली सीपीआई कंबाइंड को टारगेट करती है। वो ऐसा नहीं करेगी रूरल एरियाज में इन्फ्लेशन कम हो जाए, अर्बन एरियाज में कम हो जाए, ऐसा नहीं है। या फिर रूरल एरियाज में इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जाए, अर्बन एरियाज में अलग से रखा जाए, ऐसा नहीं है। वो कंबाइंड, जो सीपीआई कंबाइंड होता है, ये इसको टारगेट करती है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप देखोगे गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो आरबीआई जो रेपो रेट लेके आती है, सॉरी, रेपो रेट, इसके बाद आप देखोगे गवर्नमेंट जो इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए कुछ भी करती है। ठीक है, अभी हम लोग ये सब नहीं देख रहे हैं कि क्या करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? यहीं पर यूज की जाती है, इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो आप देखोगे सब सीपीआई कंबाइंड को देखकर लिया जा रहा है। ये जो तीनों चीजें हैं, ये सारी चीजें सीपीआई कंबाइंड को ध्यान में रख के किया जाता है। तो हमने क्या देखा? सीपीआई के टाइप, एक होता है इंडस्ट्रियल वर्कर, जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर अर्बन एरियाज में जो भी लोग रह रहते होते हैं, अर्बन वर्कर्स, इन लोगों को कवर करता है। फिर देखते हैं एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जहां पे क्या होता है? हम एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व जो भी लेबरर्स हैं, इन लोगों के बीच में जो इनका कंजम्पशन है, उसमें हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे दिख रहा है। फिर हम देखते हैं रूरल लेबरर्स पे, एंड फिर हम क्या करते हैं? इंटायर पॉपुलेशन को कंबाइंड कर देते हैं, एंड फिर एक सीपीआई कंबाइंड निकालते हैं। ठीक है, ये तो था सीपीआई का बात सर। अब जब हमने यहाँ पे देखा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में देखा, अब आएगा दूसरा जो हम देख रहे थे, होलसेल। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई। ये डब्ल्यूपीआई कैसे? देखो,
जैसे हम लोगों ने बात की थी कि पहला हम लोग देख रहे थे कि आखिर सीपीआई क्या है, मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं उस उन चीजों में महंगाई कैसे आ रही है, जिसमें हम लोग खाना देख रहे थे, फ्यूल देख रहे थे, नॉर्मल सारी चीजें देख रहे थे, लेकिन वो किस लेवल पे देख रहे थे, वो देख रहे थे कंजम्पशन लेवल पर, ठीक है, रिटेल लेवल पर। बट जब हम डब्ल्यू की बात करते हैं तो डब्ल्यू क्या है, ये बेसिकली एक टाइप ऑफ प्राइस इंडेक्स है जो कि होलसेल लेवल पर देखा जाता है, प्रोडक्शन लेवल पर देखा जाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर लेवल पर देखा जाता है। अभी ये क्या है सर, देखो, इसीलिए हम समझेंगे डब्ल्यू। सबसे पहले डब्ल्यू को समझने के लिए इसके कंपोनेंट को देखेंगे कि डब्ल्यू का कंपोनेंट क्या क्या होता है। कंपोनेंट, अब आप देखोगे यहाँ पे पहला होगा प्राइमरी आर्टिकल्स, प्राइमरी आर्टिकल्स, इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें होते हैं फूड्स, ठीक है, इसमें होते हैं नॉन फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स, ठीक है, यहाँ पे होंगे मिनरल्स। ये क्या बता रहे हो सर, ये कहीं आप सेक्टर वाइज जो बताते हो प्रोडक्शन का वो तो नहीं है कि ये प्राइमरी सेक्टर के बारे में? जी हाँ, ये प्राइमरी सेक्टर के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर है बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटी, टाइप ऑफ एक्टिविटीज में हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं एनसीईआरटी में बहुत बार कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो जो डब्ल्यूपीआई का पहला कैटेगरी है वो क्या है, वो प्राइमरी एक्टिविटी वाले के लिए, जहाँ पे हम लोग फूड क्रॉप, नॉन फूड क्रॉप ये सब देखते हैं। अभी इसमें और क्या क्या आता है, इसमें आता है मिनरल्स, नॉन फूड क्रॉप्स, ठीक है, जो भी माइनिंग चीज वाली चीज है वो सब आ जाता है इसमें, ठीक है सर। अब फिर दूसरा कैटेगरी होता है, और ये कैटेगरी क्या होता है, ये कैटेगरी होता है फ्यूल एंड पावर का। सर ये फ्यूल एंड पावर की बात कर रहे हो? जी हाँ, जब हम फ्यूल और पावर की बात करते हैं तो इसमें इंक्लूड होता है कोल, इसमें इंक्लूड होता है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, इसमें इंक्लूड होता है इलेक्ट्रिसिटी। ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी क्या होता है, ये कैटेगरी सप्लाई शॉक जो होता है ना, हम लोग ने पढ़ा था ना, डिमांड शॉक, सप्लाई शॉक, ये सप्लाई शॉक को तुरंत ही रिफ्लेक्ट करता है, सप्लाई शॉक को का इंस्टेंट रिएक्शन देता है, इंस्टेंट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमें ये पता चल जाता है कि जो भी सप्लाई शॉक पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, ये सब चीजें आप देखोगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, ठीक है, रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। तो जब भी सप्लाई शॉक लगता है तो ये सब इंस्टेंट रिएक्शन दिखाता है, ठीक है, यहाँ पे हमें महंगाई तुरंत दिख जाती है, ठीक है। फिर आता है तीसरा, और ये जो तीसरा होता है ये होता है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के बारे में, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। और ये जो तीसरी कैटेगरी है इसमें क्या क्या आता है, इसमें कुछ भी आएगा, जैसे कि केमिकल्स, टेक्सटाइल, मशीन्स, मशीनरी, इसमें आएगा सीमेंट, स्टील, एटसेट्रा। क्या होता है, ये जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है ना, ये बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको बनाया गया, ठीक है। ये बेसिकली आप देखोगे सेकेंडरी सेक्टर की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है, ये डब्ल्यूपीआई का सबसे ज्यादा वेट रखने वाला कैटेगरी होता है, ठीक है। लार्जेस्ट वेट, ठीक है। इंडस्ट्री के आप अगर होलसेल लेवल पे देख रहे हो तो इंडस्ट्री में जो कॉस्ट प्रेशर पड़ता है वो सबसे पहले हमें यहीं पे दिखता है, ठीक है, इसी जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि डब्ल्यूपीआई में 3 तरह के हम कैटेगरी देख रहे हैं, ठीक है, 3 तरह के हम कंपोनेंट देख रहे हैं। एक क्या होता है, प्राइमरी आर्टिकल, जो क्या करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी बेसिकली रॉ मटेरियल का काम करती है, ठीक है, ये क्या करती है, रॉ मटेरियल का काम करती है। फिर आता है फ्यूल एंड एनर्जी, ठीक है, ये क्या करती है, यहाँ पे ये
जो भी एनर्जी का यूज हो रहा है इसके प्राइसेस के बारे में बताती है कि इसमें किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। एंड जो तीसरा कैटेगरी है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ये क्या होता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है। ये 3 कंपोनेंट होते हैं किसमें? डब्ल्यूपीआई में। ठीक है। अब इन सब के प्राइस में अगर कुछ भी चेंज होता है, ये हमें कहाँ पता चलता है? ये हमें पता चलता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। ठीक है। हमने क्या देखा कि सीपीआई कंज्यूमर कंज्यूमर के प्राइस बास्केट ऑफ गुड्स में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बताता है, और डब्ल्यूपीआई जो है वो प्रोड्यूसर के बास्केट ऑफ गुड्स में जो भी चेंजेस आ रहा है प्राइस में इसके बारे में बताता है। ठीक है। अभी देखो, जो भी गुड्स एंड सर्विस है इसके चीजों को समझेंगे। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, क्या है कि सर्विस कभी होलसेल में बिकते हुए देखे हो? कभी भी खुद से सोच के देखो। जैसे आप सलून जाते हो, वहां पे क्या होता है कि होलसेल में बिक रहा होता है? कुछ भी नहीं बिक रहा होता है। आप अगर स्पा जाते हो, वहां पे क्या होता है? होलसेल में कुछ बिक रहा होता है? नहीं। हर इंसान इंडिविजुअली उसको कंज्यूम करता है। तो क्या होता है ना, सर्विस होलसेल प्राइस इंडेक्स में काउंट ही नहीं किया जाता है। ये जो गुड्स एंड सर्विस है ये सीपीआई में काउंट होता है। ठीक है। और होलसेल में सिर्फ और सिर्फ गुड्स को काउंट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। क्लियर है? अब दूसरा चीज क्या है, सीपीआई में हम क्या कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विस दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं। और देखो, सीपीआई में हम क्या देखते हैं? अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज, इन दोनों जगहों पर, इन दोनों एरियाज में जो भी चेंजेस आ रहे हैं प्राइस में, इन सबको कवर किया जा रहा है। बट होलसेल में ऐसा कुछ होता है क्या? होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम कभी ऐसा हमने ऐसा देखा अभी तक क्या कि जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि अर्बन एरियाज में भी जो चेंजेस आ रहे हैं, रूरल एरियाज में भी जो चेंजेस आ रहे हैं, उन सब पे हम फोकस कर रहे हैं? नहीं। ठीक है। तो आप देखो, जब प्राइस में कुछ भी चेंजेस आता है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, ये सब क्या होता है? सीपीआई को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर बनाया जाता है। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी होता है उन सबका रेलिवेंस जो होता है सीपीआई के साथ क्या होता है? हाई रेलिवेंस होता है। और डब्ल्यूपीआई के साथ क्या होता है? मतलब आप कह सकते हो कि मीडियम रेलिवेंस होता है। आरबीआई किसको टारगेट करती है? आरबीआई सीपीआई कंबाइंड को टारगेट करती है। आरबीआई डब्ल्यूपीआई को टारगेट नहीं करती है। ठीक है। तो यही था बेसिकली प्राइस इंडेक्स। ठीक है। अभी प्राइस इंडेक्स में क्या है? एक चीज का सबसे बड़ा रोल है। क्या चीज का रोल है? रेट ऑफ चेंज इन प्राइस। ठीक है। और ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ये क्या होता है? ये बेसिकली इसको हम लोग सिंपल एक वर्ड में कहते हैं इन्फ्लेशन। अगर सीपीआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन हाई है। अगर सीपीआई बहुत तेजी से घट रहा है मतलब क्या है? इन्फ्लेशन लो होगा। और कभी कभी शायद इन्फ्लेशन ना हो, डिफ्लेशन हो। तो हम इन सब चीजों को यहाँ पे समझ चुके हैं। अभी देखो, हमने क्या देखा? हमने देखा सीपीआई के 4 टाइप होते हैं। आरबीआई जो इन्फ्लेशन को टारगेट करता है, तो वो किसको टारगेट करता है? वो सीपीआई कंबाइंड को टारगेट करता है। ठीक है। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर जो होता है वो कहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता है? जब हम डियरेंस अलाउंसेस का कैलकुलेशन करते हैं वहां पे। डब्ल्यूपीआई क्या करता है? प्रोड्यूसर के प्राइसेस को काउंट कर रहा होता है। डब्ल्यूपीआई में क्या देखा हम लोगों ने? सर्विस को इंक्लूड नहीं किया जाता। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स क्या देखा कि डब्ल्यूपीआई में हाईएस्ट वेट रखता है। तो ये था हमारा प्राइस इंडेक्स। अगर आपको प्राइस इंडेक्स समझ में आ गया तो अब आपको जो हम लोग बात कर रहे थे जीडीपी का, ठीक है, हम लोग जो जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में बात कर रहे थे वो बहुत इजीली समझ में आएगा। अभी देखो, टाइप ऑफ सीपीआई देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि जीडीपी डिफ्लेटर, इसके बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे, अब इस पे आते हैं। ठीक है। कि क्या होता है जब हम प्राइस इंडेक्स के बारे में बात कर रहे थे, हम क्या देख रहे थे? सिलेक्टेड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस के प्राइस में जो भी चेंजेस हो रहा है टाइम के साथ साथ, हम उसको देख रहे थे। ठीक है। एंड फिर हम बात कर रहे थे कि करंट प्राइस अगर 100 से ज्यादा हो जाता है इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन। अगर 100 से कम रहता है, डिफ्लेशन। अब इसी में क्या होता है, जब जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में बात कर चुके थे, ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर समझ में आ गया था हमें कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। ठीक है। अब जीडीपी डिफ्लेटर का इन्फ्लेशन से क्या रिलेशन है?
जीडीपी डिफ्लेटर का प्राइस इंडेक्स से क्या रिलेशन है, ये तो हम समझ चुके थे। ठीक है, अब एक चीज और देखो कि जीडीपी डिफ्लेटर में क्या देखते हैं हम लोग कि नेशनल इनकम जो भी कैलकुलेट किया जा रहा है इसके कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, हम यहाँ पे नेशनल इनकम अकाउंट को बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट तरीके से देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर में, और जीडीपी डिफ्लेटर का यही मेन काम होता है। जीडीपी में क्या क्या आ गया, जीडीपी में सब कुछ आ गया, कंजम्पशन गुड्स भी आ गए जीडीपी में, कैपिटल गुड्स भी आ गए, गवर्नमेंट सर्विस भी आ गए, एक्सपोर्ट भी आ गया। ठीक है, ये सब चीज हम लोगों ने देखा। अभी देखो, इसके बाद हम लोग यूपीएससी के ट्रैप के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि जीडीपी डिफ्लेटर कम हो जाता है कब, जब हमारा सीपीआई बढ़ रहा हो। अब ये क्यों होता है, अब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। अभी देखो सीपीआई क्या होता है ये सब समझ चुके हो, तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विस के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे कैपिटल गुड्स के बारे में बात नहीं हो रहा है। ठीक है, कैपिटल गुड्स सब कहाँ पे बात होता है इन सब के बारे में, इन सब के बारे में बात होता है डब्ल्यूपीआई में। ठीक है, तो जब सीपीआई बढ़ रहा है उस टाइम पे भी क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर आपको दिखेगा कम होता हुआ। क्यों, रीजन क्या है कि सीपीआई सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर बास्केट को देखता है, और जीडीपी डिफ्लेटर जो है कैपिटल गुड्स और एक्सपोर्ट भी देखता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो ये तो समझ आ गया था। अब हम एक चीज और समझते हैं कि पहले तो ये देख लो, जीडीपी डिफ्लेटर डाउन जाता जाएगा अगर सीपीआई बढ़ भी रहा है। ठीक है, ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें कि जीडीपी डिफ्लेटर डिक्रीज होगा अगर डब्ल्यूपीआई इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल है। क्यों, क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हम कैपिटल गुड्स को भी काउंट कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम कंज्यूमर गुड्स को भी काउंट कर रहे हैं एट होलसेल लेवल पे। तो यहाँ पे क्या है, हर एक तरह का चीज को, हर एक गुड्स को काउंट किया जा रहा है एटलीस्ट होलसेल लेवल पर, जिसके कारण क्या होता है कि जीडीपी डिफ्लेटर कम हो और डब्ल्यूपीआई बढ़े, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलो ये तो समझ में आ गया। अभी देखो, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर हमें समझ में आ गया कि जीडीपी डिफ्लेटर है क्या, कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड कर रहे हैं रियल जीडीपी से और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 100 से। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये तो था जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट और फिर प्राइस इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और ये क्या है, हमारा ये कॉन्सेप्ट है। अब क्या है ना कि हम बेसिकली प्रोडक्ट टैक्स वर्सेस प्रोडक्शन टैक्स के बारे में देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट टैक्स होता है वो पर यूनिट ऑफ आउटपुट और एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच यूनिट सोल्ड, इस चीज के ऊपर लगता है। मतलब क्या है कि देखो, यहाँ पे क्या होता है, टैक्स जो है वो डायरेक्टली लिंक होता है हर एक यूनिट के साथ, जितना भी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है। सपोज एक फैक्ट्री है जो कि बना रही है स्मार्टफोन, वहां पे क्या है, जितना स्मार्टफोन पर यूनिट बन रहा है, एक एक यूनिट हर एक स्मार्टफोन पे क्या है, टैक्स लग रहा है जब वो सोल्ड होता है, जब वो बेचा जाता है। जैसे कि आप देखोगे जीएसटी, जीएसटी क्या है, प्रोडक्ट टैक्स है। आप देखोगे एक्साइज ड्यूटी, ये क्या है, प्रोडक्ट टैक्स है। आप देखोगे कस्टम ड्यूटी, जब कोई दूसरी कंट्री से यहाँ पे सामान आता है, कोई भी प्रोडक्ट आता है, तो अगर इसमें भी पर यूनिट टैक्स लग रहा है, पर यूनिट कॉस्ट लग रहा है, तो ये क्या है, ये भी है हमारा एक तरह से देखा जाए तो प्रोडक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। अभी क्या होता है ना कि जब पर यूनिट टैक्स लगता है तो क्या होता है कि हम जो भी चीज खरीद रहे हैं, ठीक है, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका इकोनॉमिक इफेक्ट हो रहा है। कैसे, जब हम कोई एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट खरीदते हैं हमको उस पर टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, और जब हम उस पर टैक्स दे रहे हैं तो क्या होता है, कंज्यूमर के लिए वो प्राइस, कंज्यूमर के लिए वो प्राइस बढ़ जाता है, और प्रोड्यूसर के लिए वो प्राइस घट जाता है, कि जहां पर जो एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है ऑन पर यूनिट प्रोडक्ट, वो उसको तो नहीं देना पड़ रहा है, किसको देना पड़ रहा है, हमें देना पड़ रहा है, कंज्यूमर को देना पड़ रहा है। ठीक है, और इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर जो क्वांटिटी बेचा जाता है वो क्वांटिटी में आपको थोड़ा सा, आपको ये दिखेगा कि वो क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है,
और ये क्या होता है, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट टैक्स होता है, हर देखो क्या होता है ना, सब कुछ बेसिक डेफिनेशन बता देते हैं, बेसिक चीजें बता देते हैं, लेकिन जो मेन जरूरी चीजें हैं जो कि हमें यूपीएससी के स्टेटमेंट में मिलता है, वो सब चीज हमें पता नहीं होता और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये भी जानना है कि ये जो प्रोडक्ट टैक्स है, ये बेसिकली वैसा प्राइस है जो कि कंज्यूमर पे करता है। ठीक है, और ये जो कंज्यूमर पे करता है, तो ये प्राइस कौन रिसीव करता है, ये प्राइस रिसीव करता है प्रोड्यूसर। ठीक है, और फिर वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है। बट जब हम प्रोडक्शन टैक्स के बारे में बात करते हैं कि यहाँ क्या है, प्रोडक्शन टैक्स, ये प्रोडक्शन क्या होता है, ये बेसिकली जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, ना कि पर यूनिट। अगर एक फैक्ट्री है, एक दिन में क्या करती है कि 100 यूनिट प्रोडक्शन करती है, तो ये पूरा का पूरा 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे जो टैक्स लग रहा है, ठीक है, इस टैक्स को बोलते हैं प्रोडक्शन टैक्स। ठीक है, ये बेसिकली प्रोडक्शन एक्टिविटी पे लग रहा है, प्रोडक्शन एक्टिविटी पर लग रहा है। ठीक है, अभी देखो क्या है, इसमें क्या क्या आएगा। जैसे कि अगर आप कोई फैक्ट्री खोलते हो तो आप पहले क्या लेते हो, लाइसेंस। तो आप उस लाइसेंस के लिए फी पे कर रहे हो। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, फैक्ट्री खोल रहे हो, तो फैक्ट्री का क्या करवा रहे हो, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन टैक्स। आप क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल ले रहे हो, उस रॉ मटेरियल पे आप जो टैक्स पे कर रहे हो, वो टैक्स ऑन रॉ मटेरियल। ठीक है, आप कुछ अगर प्रोडक्शन आपने फैक्ट्री खोली, उसके कारण क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंट में डैमेज हो रहा है, तो क्या होता है, हमें पॉल्यूशन टैक्स भी देना पड़ता है, पॉल्यूशन टैक्स। तो ये वाले टैक्स। अभी क्या है कि आप जो भी फैक्ट्री जिस लैंड पे लगाए हो, आप क्या कर रहे हो, अगर उस लैंड पे क्या कर रहे हो, कुछ पे कर रहे हो, कोई टैक्स पे कर रहे हो, तो उस तरह का टैक्स भी क्या होता है कि प्रोडक्शन टैक्स में माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, हम इन सारे टैक्स को उसमें जोड़ देते हैं, हम पर यूनिट नहीं निकालते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उसी पे दे दिए। जैसे देखो 100 यूनिट बना, अब 100 यूनिट बनने में सपोज 20,000 खर्च आया। अभी 20,000 में ये सारे टैक्स मिला दो 5,000 के। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 25,000 का प्रोडक्ट। ठीक है, पूरा प्रोडक्शन 25,000 के। अब क्या है, पर यूनिट अलग अलग प्राइस बन के आएगा। अब क्या है कि ये जो प्रोडक्शन टैक्स हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा दे रहा है। ये क्या कर रहा है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या देख रहे हैं आप कि टोटल कॉस्ट था 20,000, लेकिन अब इसमें 5,000 और ऐड हो गया। क्यों? क्योंकि इस तरह के जो टैक्स थे, ये सब भी मिल गया। तो क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और इसी में क्या देखते हैं हम लोग, अगर ये ज्यादा बढ़ता रहा तो क्या होता है, हमारा सप्लाई कर्व जो होता है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, उसका कॉस्ट मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसी के कारण से क्या कभी कभी देखोगे आउटपुट जो होता है हमारा कम हो जाता है। और यहाँ पे आपको देखोगे इसी के कारण से प्राइस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस भी बढ़ना स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, अभी देखो कि जब ये सब चीज पता चल गया हमें कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है प्रोडक्शन टैक्स में और प्रोडक्ट टैक्स में, तो अभी इस चीज से हम क्या समझेंगे, हम इस चीज से और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जहाँ से अब हम लोग देखने वाले हैं। अब ये क्या पूछता है, अब देखो क्या है ना कि प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स हम लोग नेशनल इनकम के टाइम पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका बेसिक जो क्या कह सकते हैं कनेक्शन है, बेसिक लिंक जो है, ये यहीं से। अब ये कैसे है सर, अभी देखो क्या होता है ना कि हम यहाँ पे जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जीडीपी दो तरह से कैलकुलेट होता है, या तो हम जीडीपी के नाम से करें, या फिर हम जीवीए के नाम से करें। ये क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। दोनों तो सेम है, दोनों तो अलग अलग नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, लोग इस दोनों को कंफ्यूज कर जाते हैं कि यहाँ तो ये लिख दिया गया। अब इसी चक्कर में क्या होता है, ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। ठीक है, अभी देखो ये दोनों पूरी तरह से एक नहीं होता है। अगर आप ये कहते हो कि पूरी तरह से एक होता है तो गलत है। अभी क्या होता है ना, जीवीए के बारे में समझेंगे, फिर हम लोग जीडीपी के बारे में समझेंगे। पहले हम जीवीए के बारे में समझेंगे कि जीवीए क्या होता है। देखो, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ये जो जीवीए है, इसका बेसिकली कैलकुलेशन जो होता है ना, वो होता है बेसिक प्राइस पर। ठीक है, ये बेसिकली बेसिक प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। अभी बेसिक प्राइस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बेसिक प्राइस का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी प्रोडक्शन टैक्स है, सॉरी प्रोडक्ट टैक्स है, प्रोडक्शन
प्रोडक्ट टैक्स है वो एक्सक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट सब्सिडी जो होती है वो क्या होती है, इंक्लूडेड होती है। और यहाँ पे प्रोडक्शन टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। किस चीज में, जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं, कॉस्ट का एक पार्ट होती है। प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है, कॉस्ट का एक पार्ट होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख लिए। तो अब हमें क्या पता चल गया कि ये जीवीए बेसिक प्राइस पर कैलकुलेट हो रही है। इसमें क्या है कि प्रोडक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं किया गया है, प्रोडक्ट सब्सिडी इंक्लूड किया गया है और प्रोडक्शन टैक्स भी इंक्लूड किया गया है। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों चीजें, ठीक है, कौन कौन सी चीजें, ये दोनों चीजें इंक्लूडेड होती है लेकिन प्रोडक्ट टैक्स एक्सक्लूड होता है। ये पता चल गया। अभी क्या है, जब हम जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं तो हम जीडीपी में क्या देखते हैं, जीडीपी बेसिकली मार्केट प्राइस पे सपोज कैलकुलेट किया गया। ठीक है, जीडीपी क्या होता है कि मार्केट प्राइस पर कैलकुलेटेड होता है। अब मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे टैक्स लग रहा है, गवर्नमेंट जो टैक्स लगा रही है प्रोडक्ट टैक्स, वो भी हमारे प्रोडक्ट में इंक्लूडेड होता है। तो हम क्या देखेंगे, मार्केट प्राइस का मतलब यही होता है जो फाइनल ओवरऑल प्राइस जो कंज्यूमर पे कर रहा है। अब कंज्यूमर जो पे कर रहा है उसमें जीएसटी भी तो एडेड होता है। और जीएसटी क्या है, जीएसटी एक प्रोडक्ट टैक्स है, प्रोडक्ट टैक्स इंक्लूडेड होता है। और यहाँ पे क्या देखे, प्रोडक्ट टैक्स एक्सक्लूडेड होता है। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट सब्सिडी जो होती है वो सब्सिडी क्या होती है, एक्सक्लूडेड होती है। यहाँ पे प्रोडक्ट सब्सिडी को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो जब हम जीडीपी से जीवीए निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, देखो हम क्या करते हैं, जीडीपी से जब जीवीए निकालेंगे तो हम जीवीए में कुछ कुछ चीजें ऐड करते हैं। क्या क्या ऐड करते हैं, देखो जीडीपी में क्या है, प्रोडक्ट टैक्स भी इंक्लूडेड है और जीवीए में क्या है, प्रोडक्ट टैक्स एक्सक्लूडेड है। तो हम जीडीपी निकालने के लिए क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम प्रोडक्ट टैक्स को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो इसमें प्रोडक्शन सब्सिडी एक्सक्लूड है लेकिन इसमें प्रोडक्शन सब्सिडी क्या होती है, इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोडक्शन सब्सिडी को हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, मेरा जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। सिंपल है, इतना ही करना था। हम क्या देखें कि यूपीएससी कभी कभी स्टेटमेंट देगा कि प्रोडक्शन टैक्स जीवीए में ऐड करके जीडीपी बनता है। तो क्या ये सही है या गलत है, क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन टैक्स ना कि प्रोडक्ट टैक्स, कंफ्यूज यहीं पे करता है प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स में। प्रोडक्शन टैक्स क्या ऑलरेडी जीवीए में इंक्लूडेड होती है, उसको हम वापस से जीवीए में इंक्लूड करके जीडीपी नहीं निकालते हैं। समझ में आया। तो इसीलिए क्या होता है कि जब ऐसा स्टेटमेंट दे कि प्रोडक्शन टैक्स जीवीए में ऐड करके जीडीपी निकलता है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको यही सब स्टेटमेंट को समझना है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्शन टैक्स पहले से ही जीवीए में इंक्लूडेड होता है और दोबारा ऐड करने से क्या होगा कि डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट टैक्स क्या करता है, अभी ये चीज समझते हैं। प्रोडक्ट टैक्स क्या करता है, ये प्राइस को अफेक्ट करता है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट क्या करता है, ये क्या करता है, ये कॉस्ट को, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इम्पैक्ट डालता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। बस यही है, इतना ही मत समझना था। अब इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये कंफ्यूजन के कारण क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। ठीक है, अब ये तो था प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स। अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, और ये कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्ट सब्सिडी वर्सेस प्रोडक्शन सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब जानते हो ना कि गवर्नमेंट क्या करती है, कोई कोई प्रोडक्ट मार्केट में जो कि जरूरी होते हैं, पब्लिक गुड्स होते हैं, इन सब का प्रोडक्शन जब नहीं होने लगता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन सब के लिए सब्सिडी देना स्टार्ट करती है, जिससे क्या हो कि जो भी प्रोड्यूसर उस चीज को प्रोड्यूस करेगा तो उसको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाएगा और वो मार्केट में जब वो प्रोडक्ट बेचेगा तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, महंगा भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसका कॉस्ट गवर्नमेंट ने पहले ही सब्सिडी देके कम कर दिया है। तो इसी चीज के लिए सब्सिडी दिया जाता है।
अभी देखो क्या है ना कि नॉर्मली लोग प्रोडक्ट टैक्स को समझते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट टैक्स को समझ जाते हैं और प्रोडक्ट टैक्स का जो प्रॉब्लम होता है, उससे क्या-क्या चीज़ें हो रही है जीडीपी पे, वो भी समझ जा रहे हैं। लेकिन जब बात प्रोडक्ट सब्सिडी की होती है और प्रोडक्शन सब्सिडी की होती है, तो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और यहीं पे क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम इस चीज़ को भी बेसिक से देखेंगे, आखिर ये क्या करता है? क्योंकि सब्सिडी दिया जा रहा है, सब्सिडी का मतलब क्या होता है? देखो, प्रोडक्ट सब्सिडी जो होता है, उसी तरह से जिस तरह से हमने प्रोडक्ट टैक्स देखा, ये भी क्या होता है? पर यूनिट लगता है, ठीक है? अब ये पर यूनिट लगा और ये जो प्रोडक्शन सब्सिडी है, ये क्या है? वो प्रोडक्शन पे लगता है। तो पहले देखो ये जो प्रोडक्शन सब्सिडी है, ये क्या है? जितना ज़्यादा आउटपुट होगा, ठीक है? आउटपुट जितना ज़्यादा, सब्सिडी भी उतना ही ज़्यादा। अभी देखो जैसे राइस है, राइस पे फूड सब्सिडी मिलता है, व्हीट पे फूड सब्सिडी मिलता है। अगर फर्टिलाइज़र देखो, फर्टिलाइज़र आज के टाइम पे इंडिया में सब्सिडाइज़ रेट पे दिया जाता है, ठीक है? गवर्नमेंट क्या करती है कि फर्टिलाइज़र फार्मर्स को महँगा ना पड़े और वो अच्छे से कल्टीवेशन ना कर सके, इसी चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी देती है। और कभी-कभी हम लोगों को जो प्रोड्यूसर होते हैं, उनको भी ये सब्सिडी देती है कि आप एक्सपोर्ट करो। आप बाहर की कंट्री में जाके सामान को अपने जो गुड्स हैं, इसको बेचो, इसके लिए भी सब्सिडी देती है। जिससे क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी ज़्यादा आएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है और ये सब किसमें आते हैं? ये सब आते हैं प्रोडक्ट सब्सिडी पे, ठीक है? जैसे फूड सब्सिडी हुआ, फर्टिलाइज़र सब्सिडी हुआ, एक्सपोर्ट सब्सिडी हुआ, एलपीजी सब्सिडी हुआ, ये सब क्या है? पर सिलेंडर दे रही है, पर यूनिट दे रही है। ठीक है? और जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी है, ये भी क्या है? ये भी पर बैग दे रही है। एग्ज़ाम्पल में अगर हम यहाँ पे लिखने जाएँ, तो हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में लिख सकते हैं, क्या? फूड सब्सिडी पर केजी, पीडीएस के शॉप पे देखना, फर्टिलाइज़र सब्सिडी, एक्सपोर्ट सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी। ये सब चीज़ एग्ज़ाम्पल हैं प्रोडक्ट सब्सिडी के, ठीक है? अब प्रोडक्ट सब्सिडी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? आप देखोगे प्रोडक्ट सब्सिडी से क्या होता है कि जो प्राइस प्रोड्यूसर के पास रिसीव होता है, जो इफेक्टिव प्राइस है, जो प्रोड्यूसर के पास रिसीव होता है, ये क्या होता है? बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? कि देखो, क्या हो रहा है यहाँ पे अगर प्रोड्यूसर कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है? ये प्रोडक्ट को बनाने में ₹100 लग रहा है, ठीक है? अब ये ₹100 कंज्यूमर पे नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इस प्रोडक्ट पे सब्सिडी दे देती है कि आपको मैंने ₹30 का सब्सिडी दिया। तो ये प्रोडक्ट अब हो गया ₹70 का और ₹70 का प्रोडक्ट क्या होता है? कंज्यूमर खरीद ले रहा है, ठीक है? तो क्या हो रहा है कि प्रोड्यूसर को ₹100 का प्रोडक्ट बनाने पे ₹30 का सब्सिडी मिल जा रहा है, जिसके कारण क्या मार्केट में जब ये प्रोडक्ट आ रहा है, ये प्रोडक्ट क्या ₹70 का आ रहा है और कंज्यूमर इसको ईज़िली खरीद पा रहा है। जिससे क्या होता है कि यहाँ पे जो इफेक्टिव प्राइस है, उनका प्रोड्यूसर को क्या है, प्रोड्यूसर को आराम से क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ₹100 मिल रहा है। भले ही वो मार्केट में ₹70 का बिक रहा है, लेकिन प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा ₹100 मिल जा रहा है। ठीक है? इससे क्या हो रहा है कि जो इफेक्टिव प्राइस है, जो प्रोड्यूसर रिसीव कर रहा है, वो क्या हो रहा है, वो बढ़ जा रहा है। यहाँ से वो ₹70 और ₹30 यहाँ से। ये तो समझ में आ गया। अब देखो जब ये हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि मार्केट में जो प्राइस है, वो प्राइस क्या हुआ, कम हुआ ना। 100 का प्राइस 70 में हो गया। क्वांटिटी जो बिक रहा था, वो क्वांटिटी भी बढ़ने लगेगा। 100 में कम लोग खरीद रहे थे, अब ये प्राइस कम हो गया, तो क्या हुआ, उसका क्वांटिटी ज़्यादा बिकने लगा मार्केट में और कंज्यूमर को क्या बेनिफिट हुआ कि उसको कम प्राइस में वो प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है? तो यही चीज़ है, यही फ़ायदा है, ठीक है? कि यहाँ पे जो प्राइस रिसीव्ड होता है प्रोड्यूसर को, एक तो जो मार्केट प्राइस है ₹70 वो भी रिसीव हो रहा है और जो सब्सिडी मिल रहा है, ये भी रिसीव हो रहा है, ठीक है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर प्रोडक्शन सब्सिडी क्या होता है सर? ठीक है। अभी प्रोडक्शन सब्सिडी क्या है? सेम उसी तरह से कि ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस पे मिल रहा है। प्रोडक्शन प्रोसेस पे मिल रहा है, ना कि किसी पर यूनिट पे। अभी यहाँ पे क्या है कि आप जो प्रोडक्शन है, आप इस प्रोडक्शन को सस्ता करो, ठीक है? अब आउटपुट जो है वो अपने आप बढ़ेगा। अब इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? जैसे कि देखो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है? जो कि सपोज़ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है।
अब क्या है कि गवर्नमेंट बोल रही है आप एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री चला रहे हो, ठीक है? आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लग रहा है जिसके कारण क्या है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है जैसे कि शुगर, ठीक है? शुगर क्या है एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में महँगा आएगा तो लोगों को दिक्कत होगा क्योंकि हर एक घर का वो एसेंशियल नीड है, ठीक है? तो गवर्नमेंट क्या करती है शुगर मिल वाले को ही प्रोडक्शन पे ही सब्सिडी देती है। अब कैसे देगी? तो क्या वो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है? रेट कम कर देती है, ठीक है? अगर इनको कोई लोन चाहिए कि वो फैक्ट्री के लिए लोन खोज रहा है, तो क्या होता है? यहाँ पे इंटरेस्ट कम ले देना पड़ता है, यहाँ पे भी सब्सिडी मिल जाता है। अगर वो प्लांट बना रहे हैं, अगर वो फैक्ट्री खोल रहे हैं, ठीक है? तो क्या होता है? इसके लिए भी गवर्नमेंट इससे कम कम चार्ज करती है। जैसे आज के टाइम पे देखो, अडानी को बिहार में ज़मीन दिया गया पावर प्लांट बनाने के लिए, ठीक है? पावर प्लांट क्या बन रहा है? क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जो कि लोगों को दी जाएगी, जिससे क्या हमारा जो एनर्जी नीड है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या है? पब्लिक गुड है। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट क्या की है, अडानी को ₹1 में ज़मीन दे दी, जिसको लेके बहुत हंगामा भी हुआ। ये जो ₹1 का ज़मीन दिया गया, ये क्या है? ये बेसिकली एक प्रोडक्शन सब्सिडी तो है। सब्सिडाइज़ रेट पे उनको ज़मीन मिल गया, ठीक है? तो इससे क्या हो रहा है कि जो भी ये सारी चीज़ है, ये क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल है। अब रॉ मटेरियल उनको सस्ता मिलेगा, तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो क्या होगा? कम हो जाएगा और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इससे क्या है कि सप्लाई मतलब कि आउटपुट बढ़ जाएगा और जब आउटपुट बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम लग रहा है, तो जो मार्केट प्राइस है इसका, मार्केट प्राइस भी क्या होगा? कम होगा। तो यही बेसिकली कोर डिफरेंस है। अब देखो, यही चीज़ पे क्वेश्चन आता है, प्रोडक्ट सब्सिडी क्या करती है? प्राइस को डायरेक्टली कम करती है। किया ना कम, ₹70 पे कर दिया। कंज्यूमर को तुरंत बेनिफिट मिला, हुआ ना कम, कि 100 का सामान 70 में मिल गया। प्रोडक्शन सब्सिडी क्या करती है? कॉस्ट को कम करती है। किया ना कम कॉस्ट को, सप्लाई साइड को स्ट्रेंथन कर देती है, आउटपुट बढ़ा बढ़ा देती है, बढ़ा दिया ना? लॉन्ग टर्म जो उसका कैपेसिटी होता है उसको भी बढ़ा दिया, बढ़ा देता है एंड जो प्राइस होता है मार्केट प्राइस उस प्रोडक्ट का वो भी कम होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी सब्सिडी है जो ज़्यादा डिस्टॉर्शनरी होती है, जो सप्लाई को डिस्टॉर्ट करती है, तो आप क्या बोलोगे? तो वो होगी प्रोडक्ट सब्सिडी। वो क्या होगी? प्रोडक्ट सब्सिडी। क्योंकि वो प्राइस जो है ना, प्राइस को आर्टिफिशियल बना देती है। क्यों आर्टिफिशियल बना देती है? क्योंकि यहाँ पे हर एक यूनिट प्रोडक्ट पे क्या हो रहा है? सब्सिडी मिल रहा है। ठीक है? चलो, ये था बेसिकली प्रोडक्ट सब्सिडी, प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स। इन सब पे हम लोगों ने ये पूरा लेक्चर देख लिया कि क्या चीज़ कैसे हो रहा है। अब आते हैं एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा जीडीपी एस्टिमेशन इन इंडिया। इंडिया में जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, इस चीज़ को समझते हैं। अब इंडिया में क्या होता है ना, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या था? जीडीपी का मतलब क्या था? नेशनल इनकम। वो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है? बट इंडिया में किस तरह से किया जाता है? तो इंडिया में ग्रॉस वैल्यू एडिशन ये यूज किया जाता है। क्यों? इसका ऑफिशियल रीजन क्या है? ये क्या करता है ना कि सेक्टर वाइज जो है परफॉर्मेंस वो बहुत क्लियरली और बेटर तरीके से दिखाता है। लेकिन अगर हम इसको और अच्छे से समझें तो क्या होता था पहले के टाइम पे, अभी नहीं, पहले के टाइम पे क्या होता था? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ये था। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यूज होता था जिसमें क्या होता था, हम यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स का जो रोल है, इनडायरेक्ट टैक्स का जो रोल है इसको खत्म कर देते थे, इसको ब्लर कर देते थे। लेकिन अब क्या है? अब जब हम क्या हो रहा है कि जीवीए पे अपना बेसिकली जीडीपी एस्टिमेट कर रहे हैं, तो ये क्या है कि जीवीए हमें क्या करता है? सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस को बताता है। इसमें क्या हो रहा है कि जीवीए हमें प्रोडक्शन एफिशिएंसी को भी दिखा रहा है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी को भी दिखा रहा है एंड साथ ही साथ क्या दिखाएगा कि यहाँ पे क्या होगा कि जीडीपी हमें क्या होता है कि जो फिस्कल पॉलिसी होता है उसका इम्पैक्ट दिखाता है।
ठीक है। और जीवीए के थ्रू क्या हो रहा है, हम उस चीज को भी देख पा रहे हैं। हम जो फिजिकल पॉलिसी है इसका इम्पैक्ट भी क्या होता है क्लियरली देख पाते हैं। अब बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है, कि देखो जीवीए क्या होता है कि प्रोडक्शन साइड को आइसोलेट करता है, और जीडीपी क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन को ऐड करता है। तो यहाँ पे जीडीपी, यहाँ पे प्रोडक्शन साइड, जीवीए में हम प्रोडक्शन साइड को देखते हैं अलग से, एंड जीडीपी में क्या होता है, हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन को देखते हैं, फिजिकल पॉलिसी का इम्पैक्ट को देखते हैं। एक बार एक स्टेटमेंट आया था कि जीडीपी ग्रोथ ज्यादा है, ठीक है, मतलब कि जीडीपी ग्रोथ ज्यादा है, मतलब ये हुआ कि जीवीए ग्रोथ भी ज्यादा होगी। ये स्टेटमेंट आया। अब लोग कंफ्यूज हो गए, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, अब इसको कैसे आंसर करें। तो देखो यहाँ पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता, जरूरी नहीं है कि जीडीपी ग्रोथ अगर ज्यादा है तो जीवीए ग्रोथ भी ज्यादा ही होगा। क्यों, ऐसा क्यों हो, देखो सबसे पहले समझो कि अगर टैक्स को बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है कि जीडीपी शायद बढ़ सकती है, जीडीपी क्या होगा, बढ़ सकती है। लेकिन क्या टैक्स बढ़ने से प्रोडक्शन इफिशियंसी पे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो इसका इम्पैक्ट जीवीए पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है कि जीवीए सेम का सेम रह जाता है। तो हमें बस इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना था और कुछ नहीं। ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। वैल्यू एडिशन में हम क्या देखते हैं, हम प्रोडक्शन साइड में देखते हैं कि वैल्यू कैसे ऐड हो रही है। इसमें और ज्यादा समझने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसमें और ज्यादा डीप जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं, आप कमेंट में कर सकते हो कि सर ये समझ नहीं आया, तो हम क्या होगा कि इसमें और ज्यादा डीप जाके आप लोगों को समझाने का ट्राई करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा जाने की जरूरत है। ठीक है, तो ठीक है, हमें जीडीपी और जीवीए समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और ये क्या है, ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीडीपी क्या होता है, सबसे पहले ये समझो कि देखो जब हम ग्रीन जीडीपी के बारे में बात करते हैं तो हमें ये समझना होता है कि ये जो ग्रीन जीडीपी है ये क्या, ये क्या दिखाता है। चलो अब देखते हैं जीडीपी की बात करते करते ग्रीन जीडीपी पे। ग्रीन जीडीपी क्या बोलता है, ग्रीन जीडीपी बोलता है कि ग्रोथ है, ग्रोथ हो रहा है, पर साथ ही साथ एनवायरमेंट, इस एनवायरमेंट का क्या हुआ, इस पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बट ये प्रॉब्लम भी क्या है, उतना ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। यहाँ पे क्या है कि देखो जैसे जैसे ग्रोथ होता है, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन के साथ साथ क्या होता है, पॉल्यूशन भी बढ़ता है, पॉल्यूशन भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अभी देखो इसके कारण क्या होता है, ग्रोथ स्टार्ट होता है, लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट काटना स्टार्ट कर देते हैं। अब फॉरेस्ट अगर कट गया, कोई भी फॉरेस्ट एक दिन में तो बनता नहीं है, फॉरेस्ट बनने में टाइम लगता है, और ये लॉन्ग टर्म कॉस्ट है। अगर एक बार में बहुत सारा फॉरेस्ट को काट दिया जाए तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, इस लॉन्ग टर्म कॉस्ट को कैसे मेजर कर रहे हो। ठीक है, डन है। सबसे पहले तो क्या होता है, फॉरेस्ट लॉस, इसका क्या होगा। फिर दूसरा एक और क्वेश्चन दिमाग में रखो कि पॉल्यूशन जो हो रहा है, जो जितना पॉल्यूशन हो रहा है उसका एग्जैक्ट पैसा का अंदाजा कैसे लगाया जाए। पॉल्यूशन को अगर मॉनेटरी टर्म में, पॉल्यूशन को मॉनेटरी टर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो कैसे करें। अब जो ये पॉल्यूशन हो रहा है, इस पॉल्यूशन से क्या हो रहा है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, पॉल्यूशन ज्यादा होगा। आज दिल्ली का हालत देखो, क्या दिल्ली का हालत हमेशा से ऐसा रहा है, नहीं रहा होगा, डेवलपमेंट के कारण हो रहा है, प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो रहा है उसके कारण तो हो रहा है। तो फ्यूचर जनरेशन का क्या है, फ्यूचर जनरेशन, इन ये लोगों को क्या बताना है। तो ग्रीन जीडीपी क्या करती है, इसी चीज पर बेस्ड है। ठीक है, ग्रीन जीडीपी क्या है कि इसी चीज पर बेस्ड है, और बताती है कि यहाँ पे किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है फॉरेस्ट लॉस, ये जो प्रॉब्लम है पॉल्यूशन का मॉनेटरी वैल्यू कैसे निकालना है, ये जो प्रॉब्लम है फ्यूचर जनरेशन, इन सबको हम लोग कैसे देखेंगे।
देखो ग्रीन जीडीपी इन सब चीजों के बारे में बात करती है। ग्रीन जीडीपी क्या है, कॉन्सेप्चुअली तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल लेवल पे देखो तो ये बहुत ज्यादा वीक देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखा कि ग्रीन जीडीपी क्या करता है, ये बेसिकली एडजस्टेड मीजर है नेशनल इनकम के अंदर, जहां पे हम एनवायरमेंटल लॉस को, एनवायरमेंटल कॉस्ट को अपने जो जीडीपी है उससे डिडक्ट करके देखते हैं। ठीक है, उस सारे कॉस्ट को भी हम उसमें कंसिडर करते हैं। अभी देखो कि ग्रोथ तो होता है, ठीक है, लेकिन इसके कारण एनवायरनमेंट पे भी नुकसान हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है ना कि हम लोग ग्रीन जीडीपी के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। अभी तो हमने देखा कि ग्रीन जीडीपी किस तरह के क्वेश्चन का सवाल मांगता है। ठीक है, अभी इसमें ना लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें ट्रेडिशनल जीडीपी के बारे में बात किया जाता है, आखिर प्रॉब्लम क्या था नॉर्मल जीडीपी में जो ये सारी हुई। तो प्रॉब्लम यही है कि फॉरेस्ट लॉस जो है इन सबको कैसे दिखाते हो आप जीडीपी में। आप जो यहाँ पे एयर एंड वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रिसोर्स खत्म हो रहा है, इन सब चीजों को कैसे दिखाते हो। माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, ये सब जो भी हो रहा है, इन सब इकोनॉमी ग्रो करती है तो ये सब चीज भी बढ़ता जाता है, और ये सब बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ग्रोथ तो देख रहे हैं लेकिन हम साथ ही साथ एनवायरमेंटल कॉस्ट को इग्नोर कर दे रहे हैं, और यहीं से क्या होता है, ग्रीन जीडीपी का आइडिया आता है। ग्रीन जीडीपी क्या होता है, अगर हम इसको फॉर्मूला में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, ग्रीन जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। साथ में आप जो भी लिखना चाहो, आप इसमें अगर रिसोर्स डिप्लीशन इसको भी लिख देते हो तो ये भी सही है। हम इसको उसमें से माइनस कर देते हैं, जो ग्रोथ एनवायरमेंटल बर्बाद करके आई है हम क्या कर रहे हैं उसको यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अभी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में क्या क्या आएगा, सब कुछ, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, हेल्थ कॉस्ट, जो भी आज के टाइम पे अस्थमा, लंग्स इशू, कैंसर, इस तरह की दिक्कतें आ रही है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, हम इन सब चीजों को लिख देंगे। एंड साथ ही साथ रिसोर्स डिप्लीकेशन डिप्लीशन में क्या है, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोयला निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे ऑयल निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे गैस निकाल रहे हैं, हम ग्राउंड वाटर को ओवर यूज कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम सॉइल इरोजन कर रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम को भी हम यहाँ पे ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल एग्जांपल अगर इसमें और ले लें तो जैसे कि देखो कि हमारा जीडीपी कितना है, हमारा जीडीपी ग्रोथ है 100 रुपीज से सपोज। ठीक है, हम यहाँ पे पॉल्यूशन को डैमेज किए 25 रुपीज से। ठीक है, हम यहाँ पे फॉरेस्ट लॉस करते हैं 15 रुपीज से, तो हमारा ग्रीन जीडीपी क्या होगा, ग्रीन जीडीपी क्या होगा, तो 100 - 25 - 15 इज इक्वल टू 60। दिस इज आर ग्रीन जीडीपी। बस इतना ही है। अभी देखो एक चीज और आता है कि ग्रीन जीडीपी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो इंडिया में ना बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ये सब जो एरियाज है। इसके अलावा अदर एरियाज में यूपी में, बिहार में, पटना भी बहुत पॉल्यूटेड सिटी है। तो ये जो सिटी है यहाँ पे जो पॉल्यूशन हो रहा है, इन सब पॉल्यूशन के कारण बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन हो रहा है, क्लाइमेट बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जीडीपी ग्रोथ जो हमें ये दिखाता है कि आप ओवर माइनिंग करो, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, बड़े लेवल पे करो, इन सब चीजों को कम करना चाहिए। ग्रीन जीडीपी क्या कर प्रमोट करता है, ग्रीन जीडीपी प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ग्रीन जीडीपी प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ठीक है, बस यही है, इतना ही हमें पढ़ना था, इससे ज्यादा हम यहाँ पे इसके बारे में नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो इतने सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम इसके बाद और कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे जिसमें आएगा कुछ कुछ चीजें, जैसे कि हम आते हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे, ये क्या है, पर्सनल इनकम, फिर देखेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, फिर देखेंगे नेशनल इनकम। अब इसी चीज को समझते हैं, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्या है कि इकोनॉमी क्या करती है, इकोनॉमी इनकम जनरेट करती है, इकोनॉमी क्या करती है, इनकम जनरेट करती है,
पर लोगों के हाथ में कितना पैसा आता है और लोग खर्च करने के लिए कितना बचाते हैं। ये दोनों क्या है? अलग-अलग चीज़ें हैं। क्या होता है कि लोगों के हाथ में कितना पैसा आता है और उसमें से खर्च करने के लिए लोग कितना पैसा बचाते हैं। यही चीज़ यहाँ पे हमें समझना है। अभी क्या होता है, अभी इसमें 3 चीज़ है। एक है पहले नेशनल इनकम। हम देखते हैं पहले नेशनल इनकम को कि ये क्या है। देखो, सबसे पहले क्या होता है ना कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? 1 साल के अंदर इकोनॉमी ने कितना इनकम जनरेट किया, ठीक है? इकोनॉमी ने बेसिकली क्या किया? कितना इनकम जनरेट किया, ठीक है? अभी ये पता चल गया कि 1 साल के अंदर इकोनॉमी ने कितना पैसा जनरेट किया है, कितना इनकम जनरेट किया है, ठीक है? अभी ये जब पता चल जाता है, लेकिन ये जो इनकम जनरेशन है, ये किससे आ रहा है? ये आ रहा है प्रोडक्शन एक्टिविटी से, ठीक है? ये क्या हो रहा है? प्रोडक्शन एक्टिविटी से। ये इनकम बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब से जो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये सब चीज़ आता है, इन सब के बारे में बताता है। ये बेसिकली रिसीव्ड इनकम होता है, ठीक है? तो अगर हम ये सोचना चाहें नेशनल इनकम क्या होता है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है कि नेशनल इनकम क्या है? बेसिकली नेशनल इनकम इज़ द टोटल इनकम अर्न्ड बाय ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। देख रहे हो कि कैसे हम एक इकोनॉमी, एक टाइम पीरियड इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। अभी देखो कि एक फैक्ट्री है जो प्रॉफिट कमाता है, अगर वो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो वो नेशनल इनकम में आएगा और लोगों के हाथ में नहीं आएगा। ये क्या है? अभी इसी चीज़ को समझते हैं। फैक्ट्री, ठीक है? फैक्ट्री ने क्या किया? प्रॉफिट कमाया, ठीक है? पर कंपनी ने क्या किया? इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया। तो क्या है? ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट क्या है? नेशनल इनकम में कैलकुलेट तो होगा। नेशनल इनकम में कैलकुलेट तो होगा। लेकिन क्या है? क्या किसी भी लोगों के पास पैसा पहुँचेगा? अभी ये प्रॉफिट नेशनल इनकम में कैलकुलेट तो हो गया, लेकिन यहाँ पे पर्सनल इनकम कुछ है किसी के पास? जो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगे थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन सबको कुछ मिला? एंटरप्रेन्योर को तो मिल गया, लेकिन लैंड, लेबर, कैपिटल इन लोगों को कुछ मिला? नहीं मिला। फर्म आपको पैसा मिल गया, उसने प्रॉफिट जनरेट कर लिया, बट लोगों को कुछ नहीं मिला। और यहीं से क्या है कॉन्सेप्ट पर्सनल इनकम का। देखो ये ना इमेजिनरी है, अभी हम ये समझने के लिए कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि जब हम बात करेंगे पर्सनल इनकम की, तो पर्सनल इनकम क्या है इस चीज को समझेंगे। पर्सनल इनकम, पीआई, ठीक है? अभी देखो पर्सनल इनकम, अभी ये जो क्वेश्चन मार्क है ना कि लोगों को पैसा नहीं मिला, यहीं से सवाल आता है नेशनल इनकम में से लोगों को एक्चुअली में मिलता कितना है? अगर ये मेरा नेशनल इनकम है, हमने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया, ये नेशनल इनकम में काउंट हो गया, तो यहाँ से लोगों को कितना मिलता है? और यहीं से आता है कॉन्सेप्ट पर्सनल इनकम का। मतलब क्या है कि पर्सनल इनकम क्या है? पर्सनल इनकम इनकम बेसिकली क्या है? इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, पी आई इज इक्वल टू नेशनल इनकम में से लोगों को कितना मिला, मतलब कि इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड। यही है ना कि हाउस होल्ड को कितना इनकम रिसीव हुआ। अभी देखो इसमें क्या क्या चीजें हम देखे थे। इसमें हम देखते हैं वेजेस, इसमें देखते हैं इंटरेस्ट, इसमें देखते हैं रेंट, इसमें देखते हैं ट्रांसफर पेमेंट, रेंट, ट्रांसफर पेमेंट, ये सब चीजें आएगी ना। लेकिन क्या ट्रांसफर पेमेंट हम लोग नेशनल इनकम में काउंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ट्रांसफर पेमेंट में क्या है? पेंशन, पेंशन, स्कॉलरशिप, ठीक है? इस तरह से चीजें, सब्सिडी, ओल्ड एज अलाउंसेस, सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें मेरे टोटल आ जाती है पर्सनल इनकम में। देखो नेशनल इनकम से जो पर्सनल इनकम का फ्लो है, ये समझो। पहले क्या कर रहे हैं कि नेशनल इनकम में से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे कॉर्पोरेट टैक्स है, जो हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इन सब चीजों को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि ये फर्म का पैसा है।
ठीक है, ये उस फैक्ट्री का है जिसका हम लोगों ने एग्जांपल लिया था यहाँ पे कि फैक्ट्री ने प्रॉफिट कमाया, ये नेशनल इनकम में कैलकुलेट हुआ, लेकिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो क्या चीज हो रहा होगा? ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम नेशनल इनकम में से पर्सनल इनकम का अगर फ्लो निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम नेशनल इनकम में क्या माइनस कर देंगे? हम माइनस कर देंगे कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, हम माइनस कर देंगे यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जब हम इन सब चीजों को माइनस कर देंगे तब हमारे पास जो बच के आएगा इसमें हम ऐड कर देंगे ट्रांसफर पेमेंट। जब हम इसमें ट्रांसफर पेमेंट ऐड कर देंगे तो अब जो आया ये हो जाएगा मेरा पर्सनल इनकम, ये हो जाएगा मेरा पर्सनल इनकम। देख रहे हो क्या कर रहे हैं? नेशनल इनकम में कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, इन सबको माइनस कर रहे हैं और फिर हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? इसमें हम ऐड कर रहे हैं ट्रांसफर पेमेंट, तब जाके आ रहा है हमारा पर्सनल इनकम। तो सिंपल लाइन में अगर आप समझने का ट्राई करोगे तो बेसिकली क्या है, जो इनकम इकोनॉमी ने कमाई और जो इनकम लोगों को मिल रही है वो दोनों क्या, वो दोनों सेम नहीं है। मतलब कि नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम ये दोनों चीज क्या है, इक्वल नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। अभी देखो ये तो था पर्सनल इनकम। अभी पर्सनल इनकम में भी से क्या होता है ना कि वो इनकम जो लोगों को मिलती है जिससे जिसको वो स्पेंड कर सकते हैं या तो सेव कर सकते हैं, ये उनका डिसीजन है, उसी को कहते हैं। तीसरा चीज यहाँ पे आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अभी देखो सबसे पहले समझते हैं कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मीनिंग क्या है। ये बेसिकली इसका जो मीनिंग होता है ये होता है कि वैसे इनकम जो लोगों को एक्चुअली में हाथ में आता है, ठीक है, और उसको वो क्या कर रहे हैं, या तो स्पेंड कर रहे हैं या तो सेव कर रहे हैं। ये डिसीजन किसके हाथ में? उस इंसान के हाथ में। तो इसको हम कह सकते हैं मनी इन हैंड। ठीक है, कि हाथ में जो मनी आया इसी को बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो अब ये कैसे निकलेगा, ये क्या होगा? देखो, पर्सनल इनकम जो हमें रिसीव हुआ, पर्सनल इनकम जो हमें रिसीव हुआ, इसी इनकम में से क्या होता है, हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है। इसी में से हमें पर्सनल टैक्स देना पड़ता है, जो भी हम खरीदते हैं उस सब हमको देना पड़ता है। तो ये सब चीजों को जब हम इसमें माइनस कर देते हैं तब जाके हमारे पास आता है पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, बेसिकली क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, सारे पर्सनल इनकम में से ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, बेसिकली डायरेक्ट टैक्स है। हम डायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं तब जाके आता है हमारे पास पीडीआई। और यही पीडीआई बेसिकली क्या है, अगर हम देखा जाए तो पीडीआई को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू पीडीआई। अगर पीडीआई ज्यादा होगी, अब सोचो, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमिक्स का, जब हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, अब सोचो अगर पीडीआई ज्यादा होगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली है कि कंजम्पशन भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। अगर पीडीआई ज्यादा होगी तो कंजम्पशन ही बढ़ेगा। ठीक है, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्या होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगा। ठीक है, ये है। अब इसी में आप ये भी सोच सकते हो कि पीडीआई बढ़ेगा तभी तो सेविंग बढ़ेगा, और सेविंग बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है? ये माइक्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम इस तरह से देखते हैं। तो नेशनल इनकम में हम क्या माइनस कर रहे हैं, हम कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस कर रहे हैं और जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है हम उसको माइनस कर रहे हैं। और फिर जाके हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास? हमारे पास आ रहा है पर्सनल इनकम। लेकिन उससे भी पहले क्या हो रहा है, उसमें हमें ट्रांसफर पेमेंट को ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सिंपल वे में अगर समझा जाए, अगर हम एक एग्जांपल लें, न्यूमेरिकल एग्जांपल लें, तो हम क्या देखेंगे, सपोज एन आई हमारा क्या, 100 रुपीज है। ठीक है, इसमें हमारा कॉर्पोरेट टैक्स 10 रुपए है, हमारा
अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 10 रुपए। ठीक है, तो हमारा, रुको उसमें और डालते हैं, सारा डाल देते हैं जितना भी एग्जांपल में डाला हमने। ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, और ये भी मेरा क्या है, ₹10। तो हम क्या करेंगे, हम पहले पर्सनल इनकम निकालेंगे। ठीक है, पर्सनल इनकम, ये क्या होता है, हम एनआई मतलब कि 100 इसमें माइनस कर देते हैं 10, इसमें फिर माइनस कर देते हैं 10। अब आ गया मेरे पास 80। अब हम 80 में क्या करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट को ऐड करेंगे, जो कि है मेरा कितना, ₹10। तो अब ये मेरा आ जाएगा 90। ये मेरा हो गया पर्सनल इनकम। अब ये तो था पर्सनल इनकम, लेकिन इसी में एक और चीज ऐड करो, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो कि है मेरा सपोज 15 रुपए। ठीक है, अब क्या है कि पर्सनल इनकम से हमको पीडीआई निकालने के लिए, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए क्या करना होगा, पीआई माइनस डायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ, 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 75। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। बस यही था और कुछ नहीं, इतना ही समझना था। तो बेसिकली आज के लेक्चर में जो भी आपको समझाया गया, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, ये सारे कॉन्सेप्ट यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन सबको करके जाओ। इन सबको करने के बाद मैक्रो इकोनॉमी में, नेशनल इनकम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बहुत ईजिली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।